आरएसएस भी मुकम्मल तौर पर अब बंगाल में एक्टिव है, इंडियन बंगाल में। और बांग्लादेश से आए हुए जो नॉन मुस्लिम हैं, ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के, उनके लिए नई ब्रांचेज या शाखाएं आरएसएस खोलने जा रही है, बल्कि बहुत सारी तो खोल चुकी है ऑलरेडी, जहां पर इन माइग्रेंट्स की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। সো গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছি। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। और इंडिया के होम मिनिस्टर बार बार बयानात देते रहते हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इंडिया के होम मिनिस्टर की, तो वो ऐसे बयानात देते रहते हैं कि जिससे जो सिचुएशन है वो ख़राब रहती है ज़्यादातर। और जो कानून पेश किया गया है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्यूनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट भी हुआ, तो उसके बाद जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन है वो थोड़े से दरार पड़ी है। तो आपको चाहिए कि आप ऐसा कुछ काम करें कि जिसके ज़रिए हमारे रिश्ते ख़राब ना हो, जिसके ज़रिए लोगों को तकलीफ़ ना हो। हमें ऐसे काम करने चाहिए। और अपने हमारे पंजाबियों के अंदर एक मिसाल है कि मुंह से निकली हुई बात कभी मुंह में वापस नहीं जाती। तो हमें अल्फाज का चुनाव करते हुए बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। और कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हम किसी के बारे में, किसी की ज़ात के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन ज़्यादातर ख़राब रहते हैं। और चाहे वो NRC की बात हो, CAA की कानून की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश में धकेलने की बात हो बंगालियों को, या वहाँ पे घुस के अटैक करने की बात हो, चाहे वहाँ पे जो बंगाली इंडिया में रहते हैं उनको घुसाने की बात हो, चाहे वो मुसलमानों की बात हो। तो ऐसे बयानात अमित शाह जो हैं वो हर फॉर्म पे देते रहते हैं। और चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो या बांग्लादेश से रिलेटेड हो, तो ऐसे बयानात वो देते रहते हैं अमूमन। और बहुत सारे डिफरेंट जो मसाइल बनते हैं तो उनका फेस करना पड़ता है। और आज देखते हैं, वो विल थ्रो आउट बांग्लादेश, इंडियन होम मिनिस्टर ऑन फायर याट अगेन। कि होम मिनिस्टर जो हैं वो बांग्लादेश, इंडिया के, वो क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के, वो विल थ्रो आउट बांग्लादेश। आज इसी हवाले से वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। 1 2 3 गो। ब्रॉडर व्यू में पिछले कई महीने से हम एक अहम डेवलपमेंट की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, जो कि इस वक्त भी वॉल्केनो की तरह गर्म हो रही है और कभी भी इसके इंतहाई भयानक असरात इंडिया के पड़ोसी मुल्कों पर पड़ सकते हैं, और वो CAA है। इस सिलसिले में दो मुल्क ख़ास तौर पर ऐसे हैं जो कि इस कानून के तहत डायरेक्टली मुतासर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें जो मुतासर हो सकता है मुल्क, वो तो एक बांग्लादेश है और दूसरा पाकिस्तान है। अलबत्ता पाकिस्तान शदीद मुखालिफ रहा है इस कानून की, और कई इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान ना सिर्फ इस बिल के ख़िलाफ़ बात करता हुआ नज़र आया है, बल्कि एक्टिवली अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर लॉबिंग भी कर रहा है इंडिया के इस बिल के ख़िलाफ़, ताकि इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन बांग्लादेश का रवैया कुछ अलग रहा है अभी तक इस बिल को लेकर। और जो सबसे अहम और काबिल ज़िक्र रिएक्शन हमें बांग्लादेश की तरफ से नज़र आया है बड़ी लेवल पर, वो शेख हसीना का सिर्फ एक बयान है कि CAA इंडिया का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये गैर ज़रूरी है। इसके अलावा कोई ख़ास हमें सिग्निफिकेंट काम नज़र नहीं आया बांग्लादेश की तरफ से CAA को लेकर। हालांकि सबसे ज़्यादा ये बिल बांग्लादेश के ही ख़िलाफ़ है। वो यूं कि इंडिया की दो रियासतें ऐसी हैं, आसाम और बंगाल के, उनके मुसलमानों को सीधा सीधा ये ब्लेम किया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं और इनको तो हर हाल में बांग्लादेश भेजेंगे। और ये सारी बातें कोई ऐसे वैसे लोग नहीं कर रहे हैं, हुकूमत के लीडर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिनमें इंडिया के होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सबसे आगे हैं, अमित शाह साहब, जिन्होंने कसम खा रखी है कि उन्होंने हर हाल में बंगाल और आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजना है। ऐसा ही वादा अमित शाह ने कल एक बार फिर किया है, कल की बात है। और उनका कहना था कि इंडियन बंगाल के लोग ममता बनर्जी से बेजार हो चुके हैं और अब चेंज चाहते हैं, और बंगाल के अवाम बांग्लादेशियों से निजात चाहते हैं। अब यानी वो इंडियन मुसलमान जो कि इंडिया की रियासत बंगाल में रहते हैं, उनको अमित शाह साहब और बीजेपी के जो नेता हैं वो इंडियन मानते ही नहीं और उनको बांग्लादेशी कहकर मुखातिब करते हैं। हमने इस बात की प्रेडिक्शन की थी कि मार्च 2021 के बाद इस सिलसिले में बीजेपी का जो है उसका काम नहायत तेज़ हो जाएगा CAA को लेकर।
बांग्लादेश से इंडिया आए हुए नॉन मुस्लिम, खास तौर पर जो हिंदू बरादरी है, इनके लोगों को तो फौरी तौर पर अगले महीने से सिटीजनशिप देने का काम बंगाल के अंदर बीजेपी अगले महीने से करने जा रही है। और बीजेपी के कई नेता इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं। अगले महीने से ये काम स्टार्ट होने जा रहा है कि इनको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन मार्च जो है अगले साल का 2021 का जो मार्च है, यानी आज से तकरीबन 3.5 महीने बाद मार्च में बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें पहली बार बीजेपी के इतने ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, वरना ट्रेडिशनली ममता बनर्जी की पार्टी वहाँ से जीतती रहती है। अब हो ये रहा है कि बीजेपी तेज़ी के साथ ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके अहम लोगों को ख़रीदने जा रही है, जिससे अगले इलेक्शंस में ममता बनर्जी के लिए मज़ीद मुश्किलातें पैदा होने जा रही हैं। यानी जो लॉयल लोग हैं ममता बनर्जी के, उनको अलग किया जा रहा है ममता बनर्जी से। इसके अलावा आरएसएस भी मुकम्मल तौर पर अब बंगाल में एक्टिव है, इंडियन बंगाल में। और बांग्लादेश से आए हुए जो नॉन मुस्लिम हैं, ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के, उनके लिए नई ब्रांचेज या शाखाएं आरएसएस खोलने जा रही है, बल्कि बहुत सारी तो खोल चुकी है ऑलरेडी, जहां पर इन माइग्रेंट्स की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। इसके अलावा जनवरी में इन हिंदुओं को इस सिलसिले में भी बीजेपी जल्दी शहरियत देना चाह रही है, ताकि मार्च में ये लाखों लोग बीजेपी के लिए काम कर सके इलेक्शंस में। इसके अलावा भी आरएसएस के बढ़ते हुए असर के चलते इंडियन बंगाल में बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीजेपी इतना तेज़ी के साथ ये सब क्यों कर रही है। तो उसका जवाब ये है कि अगर तो इंडियन बंगाल में कोई एंटी बीजेपी हुकूमत रहती है तो सीएए को वहाँ पर नाफिज करना नहायत मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। बंगाल और आसाम और जो ईस्ट इंडिया की रियासतें हैं, ये मेन बैटल ग्राउंड बनने जा रही हैं सीएए वाली बैटल में। और सीएए और एनआरसी को लागू करने के सिलसिले में ये मेन बैटल ग्राउंड है ये सारी रियासतें। अच्छा, ईस्ट इंडिया की जो रियासतें जब हम कह रहे हैं, बंगाल और असम के अलावा जो हम कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया की रियासतें भी इस सिलसिले में शदीद मुतासर होने जा रही हैं, तो उनमें उड़ीसा, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल ये सब आ जाती हैं। ये स्टेट वो हैं जो कि सारी बांग्लादेश की पड़ोसी हैं और बांग्लादेश को करीब हैं, और इन सब में सीएए की तलवार लटक रही है। ये भी दिलचस्प बात है कि जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें सीएए को लेकर ज़्यादा बेचैनी नहीं पाई जा रही है। दिल्ली के अलावा कहीं और हमें ज़्यादा प्रोटेस्ट नज़र नहीं आए नॉर्थ इंडिया में। और दिल्ली में भी इसलिए लोग जमा हुए थे क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, और वहाँ पर जब मुजाहरा किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, तो उसका असर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होता है। तो यही वजह है कि लोग दिल्ली में ज़्यादा जमा हुए थे। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में बाकी हमें ज़्यादा काम नहीं नज़र आता सीएए की मुखालफत में। ये भी नोट कर लें कि पहले मरहले में भी आसाम के 20 लाख लोगों को बांग्लादेशी करार देकर स्टेटलेस किया गया था। अब देखें, आसाम भी बांग्लादेश के साथ उसका बॉर्डर लगता है, ये भी वहाँ की स्टेट है। और नॉर्थ इंडिया या पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की रियासतें लग रही हैं, इनको नहीं छेड़ा जा रहा अभी तक बीजेपी की जानिब से। वहाँ पर लोगों को पाकिस्तानी करार देकर वापस भेजने की बातें नहीं हो रही। ये दिलचस्प बात है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ रियासतें लग रही हैं, वहाँ पर लोगों को पाकिस्तानी करार देकर नहीं भेजा जा रहा, और ये बात ही नहीं की जा रही है। बल्कि जो ईस्ट की जो रियासतें हैं, और ख़ास तौर पर आसाम के अलावा ईस्ट की जो ये जो 4-5 रियासतें हैं, इनमें ज़ोरों शोर के साथ काम हो रहा है। और सिर्फ इन्हीं रियासतों के अंदर आपको बीजेपी के पॉलिटिशियंस की जानिब से बांग्लादेशी और इस किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी कि हम इनको वापस भेजेंगे वहाँ के मुसलमानों को। जबकि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, उन स्टेट्स में ये एक्सरसाइज नहीं हो रही। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है कि बांग्लादेश की तरफ जो रियासतें हैं उनमें ज़ोरों शोर के साथ ये काम चल रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो रियासतें लग रही हैं, इंडिया की बॉर्डर जिनका लग रहा है, वहाँ पर ये नहीं हो रहा। तो ये क्यों है, ये फ़र्क क्यों है? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, ये फ्रेंडली है। वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात तो होते रहते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, लेकिन ये ख़ुद इंडिया फायरिंग करता है, जिसमें बेगुनाह बांग्लादेशी शहरी हलाक होते रहते हैं, जिनको बाद में घुसपैठिया करार देकर इंडिया हमेशा बरी हो जाता है। और अभी लास्ट वीक भी एक नौजवान की शहादत उस वक्त हुई जब शेख हसीना और मोदी साहब की वर्चुअल मुलाकात तय थी। तो एक तरफ ये बॉर्डर है जहाँ पर बज़ाहिर इंडिया की डोमिनेंस है, यानी इंडिया वहाँ पर अपर हैंड रखता है। तो दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है जो जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से स्नाइपर्स डिप्लॉयड रहते हैं 24 घंटे, और पाकिस्तान की फ़ौज को ये फ्री हैंड दिया गया हुआ है कि घुसपैठ की अगर कोई भी कोशिश होती है तो उसको मौके पर ही न्यूट्रलाइज कर दें। और यही वजह है कि आपको आए दिन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर क्लैशेस की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, जिसमें दोनों साइड से
नुकसान की खबरें आती रहती हैं कि इतने फ़ौजी हलाक हुए और इतने शहरी हलाक हुए। तो वहाँ पर आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं कि अगर इंडिया की जानिब से फायरिंग होती है तो सख्त जवाब उसका पाकिस्तान की जानिब से भी दिया जाता रहता है। लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो निस्बतन सॉफ्ट है और इंडिया ये समझ रहा है कि उसका ज़्यादा अपर हैंड है वहाँ पर और उसकी ग्रिप है। और जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उस पर उसकी इतनी ज़्यादा गिरफ्त नहीं है, लिहाजा यहाँ से पाकिस्तान जाना मुश्किल है। ये जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है यहाँ से पाकिस्तान जाना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यानी वहाँ इंडिया से बांग्लादेश जाना आसान है। यही कैलकुलेशंस कर कर बीजेपी ने सीएए के लिए बांग्लादेश को सॉफ्ट टारगेट समझकर ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि ये ईस्ट इंडिया के जो रियासतों के मुसलमान हैं ये बांग्लादेशी हैं और इनको वापस भेजा जाएगा वगैरह वगैरह। और अगर वक्त पर डिसाइसिव पॉलिसी शिफ्ट नहीं नज़र आया बांग्लादेश की जानिब से तो 2021 से लाखों इंडियन शहरियों का बांग्लादेश की जो अंदर जो उनकी आमद है वो तो तय बात नज़र आती है कि ये लोग बांग्लादेश आएंगे। ये जो लाखों लोग स्टेटलेस होंगे इनमें से इफ्तिताह तो हो चुका है आसाम से, 20 लाख ऑलरेडी स्टेटलेस हो चुके हैं। तो ये बात तो तय है कि ये सॉफ्ट टारगेट है बांग्लादेश जो इंडिया के लिए, और ये इंडिया की कैलकुलेशंस है। लिहाजा सीएए उस वक्त तक नहीं रुक सकता। देखें पाकिस्तान अपनी तरफ से फिर भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये जो सीएए का रुकना है ये बेसिकली बांग्लादेश के हाथ में है। जब तक बांग्लादेश की जानिब से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं आता इंडिया को तब तक सीएए रोल बैक होना तो दूर की बात है, इसमें किसी किस्म की नरमी भी मुमकिन नहीं है कि इंडिया इसमें कोई नरमी करे। तो जी ये थी वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात यही है कि एनआरसी और सीए कानून के बाद जो क्रैशियर्स पैदा होंगे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ताल्लुकात को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब लाखों की तादाद में आप नेशनलिटी ख़त्म करेंगे लोगों की और उनको धकेलने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश के अंदर जो है वो हालात और मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पहले ही 8 से 10 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान जो कि माइग्रेट होकर म्यांमार से जा चुके हैं, उनके लिए भी रखना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा कर रहा है। और जिस तरह से उनको वहाँ पे रखा जा रहा है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती रहती है, और कभी इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करता है, कभी उनके हालात के बारे में बात करता है, कभी उनके रहन सहन के बारे में बात करता है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के जो साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर रहते हैं लोग, उनका क्या हालत होगी जब उनको नेशनलिटी ही ख़त्म कर दी जाएगी, उनकी वहाँ का शहरी ही माना जाएगा, तो उनकी हालत क्या होगी। और पाकिस्तान जो है वो पहले दिन से ही इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहा है इस कानून के, और इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं दिल्ली के अंदर, और काफ़ी दिनों के धरने भी हुए हैं। मुसलमानों में बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डर पाया जा रहा है कि इस कानून के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होंगे वो बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ लगने वाला बंगाल जो है वो इंडिया का, वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे। इसके अंदर झारखंड, उसके बाद बंगाल, इस जो बांग्लादेश के साथ बंगाल है इंडिया का, उन लोगों की जब शरीयत ख़त्म की जाएगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही इसका मुखालफत में है, और बांग्लादेश की तरफ से कोई बड़ा बयान सुनने में नहीं आया, कोई बड़ा बयान नहीं आ सका अभी तक इस कानून के ख़िलाफ़। सिर्फ इतनी बात कही गई है कि ये कानून जो है वो फजूल है, ये जो कानून है ये ठीक नहीं है। सिर्फ इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं सुनने को आई, और पाकिस्तान ने हर फोरम पे इसके अगेंस्ट गया है, इसके कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है, इसको हटाने की बात की है इंटरनेशनली सतह पे भी, और आगे भी कर रहा है। भाई का यही कहना है कि 2021 के मार्च के महीने में एक्टिविटी तेज़ कर दी जाएगी, और जब शरीयत ख़त्म की जाएगी उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर करने की ये बातें कह रहे हैं, उनको बांग्लादेश में धकेलने की बातें कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बांग्लादेश के लिए हैं। जब उनकी नेशनलिटी ख़त्म करके उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर करके उनकी नेशनलिटी ख़त्म की जाएगी तो ज़ाहिर बात है उनको बांग्लादेश की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। जब उनकी नेशनलिटी ही ख़त्म कर देंगे तो उनको इंडिया में कैसे रहने दिया जाएगा, उनको
निकालने की कोशिश करेंगे, उनको भेजने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है वो फ्रेंडली बॉर्डर है, और अगर वहाँ पे सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो वो इंडिया की तरफ से ज़्यादा होती है। और उन जो भी इसके अंदर शहादत मिलती है, जिसको भी कत्ल करते हैं, तो उसको जो है वो या तो स्मगलर डिक्लेयर कर देते हैं, तो या कुछ और डाल के उसको जो है वो दबा दिया जाता है। तो बांग्लादेश की तरफ से बहुत कम होता है कि फायर का कोई वाक़या हो या कोई मरने का कोई वाक़या हो। तो यही चीज़ है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा है उस पर भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब इतना बड़ा जो है वो डिफरेंस आएगा, इतना ज़्यादा नुकसान आएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।